नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और एक बड़ी खबर आज आती हुई दिखाई दी। अगर हम देखें तो एचडीएफसी के रियल्टी फंड निवेश में एक बड़ा स्पीड ब्रेक लगा है और ये स्पीड ब्रेक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खुद ही लगाया है। उन्होंने एक मुश्त जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर रोक लगाई। एसआईपी और एसटीपी जो होते हैं इसमें भी एक लिमिट लगाई है जिसमें कि 1 लाख रुपए पर निवेशक तक का ही वो फ्लो डाल सकते हैं। रोक 8 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि फंड ने रोक का कारण नहीं बताया, कोई स्पष्ट नहीं किया है अब, लेकिन इसके लेकर बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। इन सभी सवालों के उत्तर जानते हैं हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ शर्मा, को फाउंडर ऑफ मनी ट्री पार्टनर्स के। सिद्धार्थ जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संतोष सिंह, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष सर, good evening. Thank you very much for your precious time. Thank you very much for having me on your show. Thank you. Our pleasure, sir. सिद्धार्थ जी, अगर मैं देखूं तो पहला सवाल यही उठता है कि मार्च में एनएफओ की लॉन्च की जाती है एचडीएफसी जैसे बड़े म्यूचुअल फंड की, और अप्रैल में फर्स्ट वीक में ही उसको बोला जाता है कि इस फंड में आप फ्लो नहीं डाल सकते, मतलब इनफ्लो नहीं होगा। और एसआईपी एसटीपी की भी जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। क्या सवाल आपके मन में उठ रहे थे जब इस तरह की रोक का आपको न्यूज़ पता लगी? ये पहला सवाल है हमारा। आपका उत्तर क्या है और क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, किसी भी एनएफओ की लॉन्च करना, जब भी एक एनएफओ लॉन्च होता है उसके पीछे एक फंड मैनेजर का एक फिलॉसफी होती है। वो बहुत सारी चीजों को देखता है कि फॉर एग्जांपल वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उस सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं तो वो किस लेवल तक इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं सो दैट उस फंड को सस्टेनेबली चला सके। जहां तक हम एचडीएफसी रियलिटी फंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि एचडीएफसी रियलिटी फंड है क्या। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के इंडेक्सेस होते हैं, जैसे बैंकिंग का है, आईटी का है। इस तरीके से एक रियलिटी का भी इंडेक्स है जहां पे एचडीएफसी के अंदर टॉप 10 बोले या फिर जो रियलिटी के अंदर जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें से उसके उसके पास 10 स्टॉक्स थे। हालांकि इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपना एनएफओ स्टार्ट किया और फिर वो एनएफओ बंद हो गया। इसके कारण काफी इन्वेस्टर्स के अंदर ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि ये होना ही क्यों चाहिए अगर इतनी जल्दी ही बंद कर दिया, और क्या उनको जितना भी रिसोर्स मोबिलाइज करना था वो हो गया या नहीं हुआ। तो इस पे क्वेश्चंस खड़े होना स्टार्ट हो गए। बट जितनी भी एनालिसिस हुई है उसके हिसाब से ये देखा गया था कि जो रियलिटी इंडेक्स है वो अपने ऑलमोस्ट उसका जो पीई है वो अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को लगा कि इस समय अगर वो और पैसा लेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने उस फंड में जो इनफ्लो है वो रोक दिया। इनफैक्ट उन्होंने एसआईपी के माध्यम से उन्होंने उस इनफ्लोज को कम कर दिया। अगर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी जल्दी अगर हम एनएफओ को स्टार्ट कर रहे हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं, क्या एक जस्टिफाइड है? तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि क्योंकि एक एचडीएफसी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फंड हाउस है, उन्होंने ये जो डिसीजन लिया ये इन्होंने इन्वेस्टर्स को के फेवर में ही लिया, बिकॉज उन्होंने ये देखा कि रिटर्न जनरेट करना इतने हाई पीई पे 59 के पीई पे बहुत डिफिकल्ट है। वॉलेटिलिटीज तो ऑलरेडी चल रही है जनरल इलेक्शंस के कारण। जब उन्होंने सोचा कि इसको अभी हाल फिलहाल के लिए टेम्परली इसको बंद कर लेते हैं, और जब उनको ऐसा लगेगा कि पीई काफी अपने रेंज बाउंड मैनर में आ गया है तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टर्स के फेवर में ही ये डिसीजन लिया गया था जिसके कारण उन्होंने इस फंड को बंद कर दिया। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, लेकिन आपने एक क्वेश्चन ही इसमें क्रिएट कर दिया। संतोष सर, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन छोटा सा एक आंसर। सर, जिस फंड ने 20 दिन पहले ये फंड लॉन्च किया था उस समय भी वही पी मल्टीपल चल रहा था और आज भी वही पी मल्टीपल चल रहा है, तो ऐसा क्या चेंज हो गया कि आपने 15-20 दिन बाद उसी पी मल्टीपल पर आप ये सोच है कि हम इन्वेस्टर्स के फेवर में कुछ डिसीजन ले रहे हैं? सिद्धार्थ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है। अच्छा, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, एक्चुअली जो ये थीमेटिक फंड्स होते हैं इनकी जो पीई होते हैं ये एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं। लेट्स से अगर मार्केट्स अगर अपने एक बुलिश फेज में जा रही है तो, और अगर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे मनी का इनफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 10 15 20 दिन ही काफी होते हैं उस पूरे केमिस्ट्री को बिगाड़ने के लिए। तो अगर रियलिटी इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं, जहां आप डीएलएफ की बात कर रहे हैं या टॉप जितने भी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, इनमें इतना हैवी इनफ्लो हुआ है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड,
कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनफैक्ट आप देखेंगे कि काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग फंड आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ रहे हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक्स जो जिनको हम बोलते हैं, उनमें इनफ्लोस काफी ज्यादा आ रहा है। तो ये जो 10-15 दिन में जो बुल रन आया, उसके कारण जो इंडेसेस ने अपने आप को बैलेंस किया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कुछ इंडेसेस बहुत महंगे हो गए, बहुत जी। एक्सपेंसिव हो गए, जिसमें से एचडीएफसी रियलिटी इंडेक्स एक निकला, जिसका पीई बहुत हाई हो गया, जिसके कारण उन्होंने उस फंड को बंद कर दिया। बट अच्छा। आपको ये समझना पड़ेगा इनफैक्ट दर्शकों को कि ये उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो मेरे या किसी प्रेशर में आके नहीं लिया है, उनको रिटर्न जनरेट करना था, एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये डिसीजन लिया गया है। बिल्कुल। चलिए, तो इस आंसर को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन संतोष सर, सेबी ने सर पिछले कुछ दिन पहले, अगर आपने स्टेटमेंट देखा हो तो सेबी चेयरमैन ने मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को एक निर्देश दिया था कि आप अपने फंड्स का जो फ्लो है उसको थोड़ा स्लो कर दें। उसके बाद कुछ एक फंड्स की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट भी आए कि उन्होंने अपने मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड्स को रोकना शुरू कर दिया था। क्या ये इसके पीछे रेगुलेटर का हाथ माना जा सकता है? अभी स्पष्ट तौर पर तो नहीं आया कि रेगुलेटर ने ऐसा कुछ कहा कि रियल्टी फंड्स के लिए आपको कुछ चेक लगाने, लेकिन अगर हम देखें सर, जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं उसमें बारिंग डीएलएफ किसी भी कंपनी की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार नहीं है, तो ज़्यादातर कंपनी मिड कैप कैटेगरी में ही आती हैं। तो क्या ये इस तरफ संकेत लिया जाए कि ये चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज है तो इसलिए रियल एस्टेट फंड थोड़ा डर गए हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब कोई फंड मैनेजर या कोई भी एएमसी अगर फंड लेके लॉन्च करती है तो काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया देखते हैं, और कोई सैक्रोसेंट चेंज होता है, कोई स्ट्रक्चरली चेंज होता है तभी लाते हैं। लेकिन जो कह लें कि टाइमिंग बहुत क्रूशियल होता है, और जैसे ही इन्होंने लॉन्च किया उसके बाद से आप देखें कि रेगुलेटर काफ़ी सतर्क हो गए थे, और रेगुलेटर ने इस चीज़ को उनको आभास होने लगा मार्केट एक्टिविटी को देखते हुए कि एक लार्ज चंक ऑफ फंड जो है वो चेज कर रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक को, और जिसके कारण कि रिटेलर्स जितने भी हैं मार्केट में उनके लिए एक खतरा कहीं पैदा नहीं हो जाए और जाकर, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि बुल मार्केट के लास्ट लेग में रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, और उसके कारण उनको जोखिम उठाना पड़ता है, और फिर उनको एक रिग्रेट होता है इस मार्केट में आने के लिए। तो आई थिंक लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी के लिए शायद रेगुलेटर के मन में ये सब आशंकाएं हैं कि जो है स्मॉल कैप में अगर आपको जाना है तो संभल कर जाइए। और अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर 2 ईयर के रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोनेंशियली रिटर्न रहे हैं, और रिटर्न को ही जो है कहते हैं कि ऑलमोस्ट रिटेल जो इन्वेस्टर है वो चेज करता है। तो रिटर्न ऑलरेडी हो चुके हैं, और शायद नियर टर्म में या मीडियम टर्म बेसिस पे देखा जाए तो शायद उतना रिटर्न नहीं आए, और एक वैल्यू करेक्शन कह लें या टाइम करेक्शन में जा सकता है। तो ये जो कंसर्न है इनका लॉन्च होना, साथ ही जो है रेगुलेटर का कंसर्न आना, और जैसा कि आपने बताया कि इसके पी जो हैं काफ़ी हाई भी हैं, अगर टोटल फंड को देख लें तो उनको शायद ऐसा लगा होगा कि शायद टाइमिंग ठीक नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है, आप जब कभी भी लॉन्गर टर्म में आपने ठीक पोजीशन की है अपने आप को, लेकिन शॉर्ट टर्म चूंकि जो है लोग रिटर्न देखना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में शायद इनको लगा होगा कि अब ये टाइमिंग ठीक नहीं है। बट लॉन्गर टर्म में क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज अगर आप देखें इंडिया में जो कंजम्पशन स्टोरी है अलॉन्ग विद दी पर कैपिटा इनकम जो बढ़ने की बात हो रही है, वहां पर जो रियलिटी में हमारा जो एक्सपोजर है, अगर चाइना को देख लें और इंडिया को देख लें, तो चाइना जो 2005 में था वो इंडिया अभी है, और चाइना उसके बाद 2015 तक की उनकी स्टोरी जो जो इकोनॉमिक साइकिल होते हैं उस साइकिल में जब आदमी, जैसे हमने कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी की जब आपकी जरूरत पूरी होती है तो कपड़े, और कपड़े के बाद मकान। तो ये थीमेटिक चीज है और बहुत बड़ा मार्केट एक्सपोनेंशियली राइज होने वाला, नो डाउट। आप अगर देख लें कह लें कि कोविड के बाद लोगों का परसेप्शन भी चेंज हुआ है, क्योंकि लोग एक अच्छे बड़े घरों में रहना चाहते हैं, सरकार का पॉलिसी इम्पेटस काफी है। तो इन तमाम चीजों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो लगता है इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म जरूर ब्लिफ है, उसके कारण थोड़ा सा लग रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि फंड अभी कम आए, और आए तो निचले स्तरों पर आए। बिल्कुल। तो एचडीएफसी एज एन रेस्पॉन्सिबल म्यूचुअल फंड, उन्होंने शायद ये डिसीज़न इसीलिए लिया
और उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसीलिए ये सारे सवाल भी उठ रहे हैं। स्पष्टीकरण दे देते तो शायद ये बातें ही नहीं होती। अच्छी बात है, लेकिन जो एक अभी तक की बात का सार निकल कर आ रहा है कि रियल्टी इंडेक्स के प्रदर्शन से शायद एक डर पैदा हुआ। एक बार ये तीसरा सवाल भी ले लेते हैं कि ये ज़बरदस्त प्रदर्शन से डरा कौन, रेगुलेटर या म्यूचुअल फंड हाउसेज। तो रियल्टी इंडेक्स का प्रदर्शन भी देख लेते हैं एक बार, पिछले 6 मंथ्स में किस तरह का रहा, 1 साल और 3 साल में किस तरह का प्रदर्शन देखने के लिए मिला। पिछले 6 महीने में रियल्टी इंडेक्स का रिटर्न देखें तो 63%, 1 साल में 136%, 3 साल में 175%। सिद्धार्थ जी, 2021 में जब डेल्टा वेव आई थी कोविड की, उसके बाद से रियल इस्टेट में एक तेजी पैदा हुई। क्या लगता है ये बबल है? अब यहाँ पर ज़्यादातर अगर आप एरियाज़ में जाकर देखें तो जो मकान हैं, ज़मीन है, सबके दाम डबल ट्रिपल इस तरह के हो गए। देखिए, इस सवाल का जवाब के देने से पहले मैं एक लॉजिक है और वो मैं समझाना चाहूंगा। कोविड के बाद स्पेशली जब डेल्टा वेरिएंट आया था, तब लोगों के पास उस समय डिस्पोजेबल इनकम काफी, और क्योंकि उस समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो अब वो जो डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा थी, तो उन लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया जब वो पोस्ट कोविड, जब वो डेल्टा वेरिएंट खत्म हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एक डिमांड सप्लाई का एक मिसमैच हुआ, और जिसके कारण एक रियलिटी इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाईज छूना चालू कर दिया। जो आपने अभी स्टैटिस्टिक्स दिखाए वो काफी वो यही दर्शाता है कि किस तरीके से रियलिटी इंडेक्स अपने में भागा, जिसके कारण पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भागी, रेंटल्स भागे, कोवर्किंग स्पेसेस दोबारा स्टार्ट हो गई। अगर आप रीट्स इनविट्स की भी बात करें तो वो भी बहुत अपने पूरे चरम पर आ गए थे अपने रिटर्न्स के उसमें। एज अ रिजल्ट ऑफ इट 6 महीने, 1 साल और 3 साल का ये जो रिटर्न्स है ये भी काफी है। इसको हम बबल तो नहीं कह सकते, बिकॉज बबल एक स्पेक्यूलेशन होती है जहां बिना किसी लॉजिक के इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। बट रियलिटी इंडेक्स का अपने में जो इतना इतना हाई रिटर्न्स देना, ये उसके पीछे रीजन ये था कि एक डिमांड सप्लाई मिसमैच थी, डिमांड कम थी या सप्लाई ज्यादा थी, या सप्लाई कम थी डिमांड ज्यादा थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक डिमांड को सप्लाई से मैच कराने के लिए ये रिटर्न्स आगे इतने बढ़े। तो मैं इसको बबल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वो मैं ये जरूर बोलूंगा वो जो रिटर्न्स जो पहले आए थे वो रिटर्न्स अब इतने नहीं आ सकते, बिकॉज जो डिस्पोजेबल इनकम थी अब वो इतनी नहीं रह पाई इन्वेस्टर्स के पॉकेट्स में। एज अ रिजल्ट ऑफ इट अब हम देखेंगे कि ये जो रिटर्न्स है ये प्लेट्यू हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियलिटी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से अब ये लो हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये वैल्यूएशंस दोबारा कंफर्ट जोन में आ रही हैं, और जिसके कारण हम देख पाएंगे कि ये जो रियलिटी फंड्स जो जिन्होंने अपने फंड्स बंद किए, स्पेशली जो एचडीएफसी, वो अपना इन टाइम्स टू कम अपने फंड्स को खोल देंगे जैसे इनकी वैल्यूएशंस अपने कंफर्ट जोन के अंदर आएंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा ये एक बबल है। मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर कट विद फैक्ट्स, विद स्टैटिस्टिक्स, विद डेटा हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से रियलिटी सेक्टर में इनफ्लोज आए, जिस उसके कारण ये रिटर्न्स जनरेट। बिल्कुल, तो ये बबल नहीं है, ये एक डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से वैल्यूएशन बनी है। चलिए वैल्यूएशन पर भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। निफ्टी की पी मल्टीपल चल रहा है 23 का, और रियल्टी इंडेक्स का पी मल्टीपल चल रहा है 59 का। संतोष सर, आप तो काफ़ी समय से स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं सर, डीएलएफ को छोड़कर ज़्यादातर रियल्टी काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाइस पर चल रहे हैं। इनसे क्या डरना चाहिए? शेयरों की वैल्यूएशन महंगी हो गई है क्या? डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा लगता है कि बढ़ गए हैं स्टॉक, लेकिन अगर आप फंडामेंटल चेक करेंगे इन सारी कंपनियों के, तो सबसे पहली चीज जो दिखती है कि इनका इन्वेंट्री लेवल डिकेडल लो पर है। रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे डिकेडल हाई पे है। मतलब जो है डिमांड काफी आई है, और डिमांड दैट टू होना कह रहे हैं कि जो प्रीमियम घर हैं वहां पर वो ज्यादा बिक रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर का अगर आप घर देख लें तो उसका जो पाई था आज से 5 साल पहले और अभी वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका इफेक्ट इन पर दिखा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक फ्यूज रन अप हुआ है, इससे नहीं नकारा जा सकता कि वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में ज्यादा हुए हैं। लेकिन गिवन द काइंड ऑफ, जैसे कि अब सरकार बात कर रही है कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था दुनिया की होंगे, तो रियलिटी जो है उसमें एक बड़ा लार्जर पाई होगा, जो कि अभी हम जो है 7% के आसपास हैं अपने जीडीपी का।
रियलिटी वो कहीं ना कहीं 15% के करीब हो जाएगा। तो एक लार्जेस्ट पाई और अर्बनाइजेशन इन इंडिया अगर आप देखें तो वो 35% के पास है, वो कहीं ना कहीं 50% के आसपास होने की बात चल रही है या हो जाएगा ऐसा लोग मान रहे हैं, क्योंकि जो है ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से अर्बनाइजेशन बढ़ता है। तो जी। ये एक बहुत लंबी अवधि के लिए तो वी आर वेल पोजिशन, बट शॉर्ट टर्म में अगर कहें, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता है, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली हेड ऑफ द फंडामेंटल्स करंट अर्निंग्स के हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन होता है इंडिया की ग्रोथ ग्रोथ स्टोरी पर अगर आप बिलीव करते हो, तो आई थिंक दीज आर द स्पेस टू बी इन, यहाँ पर रहना चाहिए आपको। हाँ, करंट मार्केट सिनेरियो पे थोड़ा महंगा है, बट अगेन कोई भी करेक्शन हो या डीप करेक्शन हो तो इसमें एंटर करना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, एक्चुअली आप जो बता रहे थे कि एचडीएफसी ने जो डिसीज़न लिया वैल्यूएशन और उन सबको ध्यान में रख कर लिया, सर मोतीलाल ने भी अभी फंड लॉन्च किया लास्ट मंथ 15 मार्च को, और टाटा का रियल्टी फंड आ रहा है 8 अप्रैल को। अब इनके पीछे की क्या सोच होनी चाहिए, क्योंकि आप तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स को कैटर करते हैं, निवेशकों से रोज़ बात करते हैं, तो आप अब अपने फंड्स से जुड़े हुए लोगों को क्या समझाएंगे? सर इससे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेस ने अपने रियलिटी इंडेक्स रियलिटी फंड्स लेकर आए, तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मॉल कैप्स में भी अगर आप देखेंगे तो 2018-19 में कुछ फंड हाउसेस ने तो अपना स्मॉल कैप्स का पैसा वापस करना स्टार्ट कर दिया था। ऑन द अदर हैंड लोगों और फंड हाउसेस ने अपना स्मॉल कैप्स का पैसा दिया नहीं था, इनफैक्ट वो ले रहे थे। तो वो तो एक फंड टू फंड वेरी करता है कि क्या फिलॉसफी है, वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक मैं टाटा के बारे में बात करूं या फिर मोतीलाल की बात करूं जिन्होंने अपने रियलिटी फंड्स लॉन्च किए हैं, तो उनका भी यही मैंडेट है कि ये जो जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चल रही है, अर्बनाइजेशन चल रहा है, माइग्रेशन चल रहा है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि एक रियलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको काफी बुलिश फॉर्म में हम देख सकते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो उनको लगा कि ये कोई खतरे का वजह नहीं है जहां उनको मतलब शॉर्ट टर्म में हम लॉन्च नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉब्लम है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोतीलाल एंड टाटा ने ऐसे फंड्स को लॉन्च कर दिया, और ऑन द अदर हैंड एचडीएफसी ने वो अभी इनफ्लोज देना बंद कर दिया। तो सर वो तो एक फंड टू फंड हाउसेस में वेरी करता है कि किसकी क्या फिलॉसफी है, बट इन अ लॉन्गर रन अगर आप देखेंगे तो ये फंड्स अपने जो कैगर ग्रोथ देंगे वो इतना देंगे कि वो इंडेक्सेस को आराम से जो जो नॉर्मल हम सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्सेस की बात कर रहे थे उसको और आराम से बीट कर देंगे। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द फिलॉसफी ऑफ द फंड हाउसेस। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यही है कि एक बड़ा मार्केट जिसमें एक सबसे बड़ी शॉप, वन ऑफ द बिगेस्ट शॉप, वो बंद हो जाती है और कहती है कि हम तो माल बेच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास अब माल है नहीं, और बाकी दो शॉप्स खुलती हैं, वो कहती हैं हमारे पास माल है, आप हमसे ले जाइए। तो ये सर थोड़ा सा कंज्यूमर को कंफ्यूज तो नहीं करता कि जो ये दो शॉप्स खोल रही हैं, इनके पास जो माल होगा ये सही क्वालिटी का होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ माल में मिलावट है? इसी तरह से वैल्यूएशन को लेकर सवाल जो उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एचडीएफसी ज़्यादा करेक्ट हो जाए, कि एचडीएफसी ही बाद में प्रूव हो कि हाँ वो सही था और बाकी फंड हाउसेस अपनी प्रॉब्लम में हैं, वो अपना लॉन्च करने में लगे हुए हैं। देखिए बहुत ही सही सवाल है। देखिए जहां तक एचडीएफसी की बात थी, उसके पास जो एक रियलिटी इंडेक्स है उसमें से उसके पास टॉप 10 स्टॉक्स थे। जरूरी नहीं है कि टाटा और मोतीलाल भी उन टॉप 10 स्टॉक्स के साथ ही वर्क करे, जिसके कारण उसका भी पी मल्टीपल इतना हाई हो जाए 59 के आसपास। सो ये एक फंड मैनेजर की फिलॉसफी, उसका स्टॉक सिलेक्शन, उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट, जो उसकी उसकी कंप्लायंसेस, इन चीजों पे भी बहुत डिपेंड करता है। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप्स जब स्ट्रेस टेस्ट आया था, जब आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले उसकी बात करी थी, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में जब वो बबल है या नहीं, जब रेगुलेटर ने अपनी बात करी थी और जब स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट आए थे, तब आप देखते कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर ही कुछ ऐसे फंड्स थे जो जिनकी लिक्विडिटी 6 दिन में ही हो रही थी, 50% वो लिक्विडेट कर रहे थे मिड कैप्स। ऑन द बिल्कुल। अदर हैंड कुछ ऐसे भी मिड कैप थे जिनको 40-40 दिन लग रहे थे बिल्कुल। लिक्विडेट करने में। तो ये तो फंड हाउस टू फंड हाउस वेरी करता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि फंड कितना बड़ा हो गया है। जितना बड़ा फंड होता है उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना उतना ही टफ होता है।
तो एक फंड मैनेजर की जो एक मैंडेट होता है उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड होता है कि उसकी क्या फिलॉसफी है, उसका साइज क्या है, उसका पीई मल्टीपल्स क्या चल रहा है, उसके स्टॉक सिलेक्शन से पहले उसकी मैनेजमेंट क्या होगी स्टॉक्स की जो उसने चूज किया। तो हम एक को दूसरे से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि इन्वेस्टर्स के मन में एक जरूर एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि एक फंड तो बंद हो रहा है और दूसरा फंड स्टार्ट हो रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इस इंडेक्स में पैसा भी लगाना चाहिए, इस इंडेक्स को देखना भी चाहिए या नहीं? तो ये जो कंफ्यूजन का विषय है ये थोड़ा तो हर बार रहेगा। बट ऑन एन एवरेज अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको हर बार एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना है, और आप देखेंगे कि ये जो रियलिटी इंडेक्स है ये अपने इस कैगर को बहुत आसानी से बीट करेगा, एक इंडेक्स के कैगर को। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका पैसा इसमें डेफिनेटली मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अब चर्चा को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। दो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं। तो संतोष सर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। सर, कौन से रियल्टी स्टॉक्स आपको लगता है जिनसे दूर रहना चाहिए? कौन से रियल्टी स्टॉक्स ऐसे लग रहे हैं आपको जिनमें आप कंफर्टेबल हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है और उसमें जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे बड़ी कंपनी, मेरी पसंदीदा कंपनी ओबरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज स्टेट, ये कंपनियां हैं जहां पर कि मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी होगी, बट नॉट एट दीज लेवल। जो भी थोड़ा सब्सटेंशियल करेक्शन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सब रन अप हो चुके हैं ऑलरेडी। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप देखें लोधा डेवलपर्स, उनको भी देखा जा सकता है। तो चूंकि प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है सारी चीज़ें, लोग बड़े अपार्टमेंट्स की तरफ खोज रहे हैं और एक लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, कंजप्शन टूवर्ड्स लाइफ कोविड के बाद काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, जिसमें कि लोगों को एक बड़ा घर चाहिए, अच्छी तरह से लिविंग लाइफ किंग साइज जैसे हम कहते हैं। लोग ज़्यादा घूमना पसंद कर रहे हैं, मतलब लोग अपने ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और समय अपने को ज़्यादा दे रहे हैं। तो उस लिहाज से ये जो परसेप्शन चेंज हुआ है लॉन्ग विद द पॉलिसी इम्पेटस बाय द गवर्नमेंट का भी जो कि कामकाजी बजट था, उसमें जो उन्होंने इंडिकेशन दिया कि अब वो मिड जो है, कह लें कि मिडिल क्लास के लिए भी होम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मतलब वो क्लास भी जो है वहां पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि प्रीमियमाइजेशन ज्यादा हो रहा है और मुझे लगता है वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, तो उस लिहाज से ये सारी कंपनियां हैं जहां पर कि अच्छा है। जहां पर कैश फ्लो की दिक्कत है, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो थोड़ा सा लंबा टलता है, रेगुलेटरी ओवरहैंग्स रहते हैं। तो उस चीजों को ध्यान रखें कि कौन सी कंपनियां कंप्लाइड हैं, ज्यादा अच्छी तरह हैं और किसके कैश फ्लो ज्यादा अच्छे हैं, वहां पर ध्यान रखना चाहिए। सर, तो बिल्कुल संक्षेप में उन कंपनीज के बस मैं नाम ही जानना चाह रहा था कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सर, तीन तीन चार चार नाम कुछ बता दीजिए। तो जैसे जैसा मैंने बताया कि मेरी जो पसंद है इसमें ओबेरॉय रियलिटी है, ओके। पहली पसंद। दूसरी जो है वो प्रेस्टीज स्टेट है, उसके बाद लोधा है, फिर डीएलएफ आती है। जहां पर मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आता वो कह लें कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है। मतलब उनके कैश फ्लो मेरे को समझ में नहीं आते हैं, ठीक क्योंकि है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कैश फ्लो रेगुलर ठीक नहीं रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते हैं और बहुत जल्दी ही ह्यूज सेल कर देते हैं और उस पर काफ़ी जो है कॉस्ट के जो है प्रेशर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करें। अदरवाइज ये जो है कंपनियां, जो तीन कंपनी मैंने नाम लिया, वो मुझे अच्छे लगते हैं रिलेटिव। लास्ट सवाल सर, जमीन की और घरों की वैल्यू बढ़ने से रेगुलेटर्स चिंतित हैं या ये म्यूचुअल फंड्स? देखिए, जमीन की कीमतें बढ़ने से तो सरकार चिंतित रहती है, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी जो है आप नहीं, उनकी जो जनता है वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। और सरकार का जो उद्यम है कि लोगों को, हर लोगों का घर होना चाहिए, तो उससे सरकार चिंतित होगी। और सरकार चिंतित होती है तो जो जो पॉलिसी बनाते हैं जो लोग, और जो रेगुलेटर हैं, डेफिनेटली वो चिंतित होते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। और वो हमेशा जो इस नज़र से देखते हैं कि क्या कोई प्राइस रिगिंग हो रही है, या कोई चीज इसमें जो है ऑन टूवर्ड चीजें हो रही हैं जो कि कम नॉन कंप्लाइड चीजें हैं। तो उस चीजों को काफी बारीकी से देखते हैं। और आपको पता होगा कि रेरा के माध्यम से सरकार ने बहुत सारी चीजें की, ट्रांसपेरेंसी को लेके सामने आए, और जो बेनामी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में भी कानून लाए, और जो दो नंबर के पैसे थे वो न जाए रियल एस्टेट या गोल्ड में, उसके लिए काफी नकेल कसी गई। तो हमेशा सरकार चिंतित रहती है। अगर सरकार के कार्यकाल में किसी भी कीमत का बढ़ जाना, लोगों की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर चले जाना, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा सरकार की चिंता है।
बिल्कुल। तो सर अफोर्डेबल हाउसिंग शेयरों पर नज़र बनाकर रखें। मुझे लगता है कि अगर आप हाउसिंग के बारे में हमने बात कर ली तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको अगर अफोर्डेबल हाउसिंग देखनी है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में मार्जिन का थोड़ा सा कम रहती है, तो बेहतर है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को जो फाइनेंस करेंगी कंपनियां, मतलब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, आपको वहां देखना चाहिए। क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस ऐसा माना जाता है कि वेरी सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग है आफ्टर गोल्ड। गोल्ड तो सबसे सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही लिक्विड होता बिल्कुल। है, लिक्विड एसेट से कभी बिक सकता है। रियल एस्टेट इज हार्ड टू सेल, बट अगेन बैक्ड बाय मॉर्टगेज, तो वो भी एक सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लेंडिंग है और एनपीए थोड़े कम रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखना चाहिए, बेटर होगा। जो कि आप अगर अफोर्डेबल हाउसिंग देखें, उससे बेटर मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देखें। उसमें जो बेहतर कंपनी मेरे नज़र में है, उसमें कैनफिन होम को देखा जा सकता है। रेपको होम फाइनेंस मैंने देखा था थोड़े दिन पहले ही, वो देख सकते हैं। इवन फॉर दैट मैटर अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखना है आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो वो देखा जा सकता है। एचडीएफसी के मर्जर के बाद अभी जो है सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गई है। बिल्कुल। संतोष सर, सिद्धार्थ सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। चलते चलते बस मैं आप दोनों से डिस्क्लोजर्स लेना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी, आपके म्यूचुअल फंड्स जो आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, उसमें ये म्यूचुअल फंड्स हैं? डेफिनेटली, जब भी हम एक म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं तो उसमें हम कोर, बफर और पेरिफेरी की एक पूरी डिजाइनिंग करते हैं। तो जितने भी थीमेटिक फंड्स होते हैं और जो भी ग्रोइंग थीमेटिक फंड्स होते हैं वो हमारे पेरिफेरियल पोर्टफोलियो का पार्ट होते हैं। तो रियलिटी इंडेक्स उसका पार्ट जरूर है, क्योंकि जी। हाउसिंग जिस तरीके से हाउसिंग फॉर ऑल है, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में पूरी वर्ल्ड बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग भी अपने पोर्टफोलियोज के अंदर वो डेफिनेटली पार्ट रखते हैं, सो दैट जी। इन्वेस्टर्स उस वेव का पार्ट बन सके। जी संतोष सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर्स जिन स्टॉक्स पर आपने चर्चा की है? देखिए, जिस पर भी हमने चर्चा की है उस पर ओबेरॉय रियल्टी हमारे फंड में है। डीएलएफ पहले था लेकिन अभी नहीं है। ओबेरॉय रियल्टी है, और दूसरा जो है रेपको होम फाइनेंस इनके फंड पे है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकल कर आया कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड उनका अपना प्रोस्पेक्टिव है। तो उन्होंने शायद शॉर्ट टर्म की सोच है उनकी कि उनको शायद अब वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेस्ड लग रही हैं या कुछ कंप्लाइंसेस इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन जो वहीं पर टाटा म्यूचुअल फंड जैसे जो एनएफओज आ रहे हैं, उनकी एक अलग सोच हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये स्पष्टीकरण हुआ कि कुछ हद तक वैल्यूएशन तो स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से एज सच नहीं है। कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर कि आप लॉन्ग टर्म में भी बैट लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी लगा सकते हैं, और कुछ एक शेयरों से दूर है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।